हेलो फ्रेंड्स। अब मैं आपके सामने पार्ट 4 वीडियो लेके आ गया हूँ केमिकल रिएक्शन का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि 4 to 8 तक आप जो है करके आइएगा। 8 या 7 तक है शायद। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट मैं करता हूँ 4 नंबर जो क्वेश्चन है। मैं देख रहा था ये 7 तक था। तो व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब केमिकल रिएक्शन के बारे में जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो आपको सिंपल बताया कि जो एरो के इधर के पार्ट होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो उससे बनता है वो प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स रिएक्टेंट में वही सेम एलिमेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट में भी होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए BaCl2 है प्लस H2SO4 और ये प्रोडक्ट बना रहा है BaSO4 प्लस HCl। तो व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड सबसे पहले इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे Cl2 है, H2 है, SO4 है, तो यहाँ पे 2 देने से ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो बैलेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है Ba बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो बेरियम इधर एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 है और इधर भी 2 है, सल्फर इधर जो है 1 है और इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। तो ये बैलेंस हो गया। तो सिंपल सा बात है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट में जो एटम्स हैं, और चूंकि एटम्स जो है वही एलिमेंट्स के होंगे जो इधर प्रोडक्ट में भी होंगे, वो इक्वल है। तो यही बैलेंस्ड हो गया, यही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज और, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट पे आप काउंट करते हैं तो ये टोटल 10 है यहाँ, और इधर भी 10 है। लेकिन एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है कि सेम एलिमेंट का, यानी बेरियम का 1 है तो बेरियम का इधर भी 1 होना चाहिए। यही है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप इसी को अब जो है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में ये चीज रखना है। अब अगर हम बात करते हैं व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो इसको सिंपल से समझ लीजिए कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्या है ये आप 9th के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे कि मास कंजर्वेशन जैसे रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, यानी मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है, अगर वो किसी कंटेनर में है और गैस अगर उड़ा नहीं है, गैस जो भी फॉर्मेशन हो रहा प्रोडक्ट में, तो वो मास कहीं जाएगा नहीं, तो वो इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी के कारण जो है ये, चूंकि ये लॉ फॉलो होता है, ये लॉ वैलिड है, ये लॉ इस केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड है, तो इसीलिए हमको इसको बैलेंस करना ही होगा, तभी ये इक्वल होगा। ये जो एटम्स हम लोग इक्वल करते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि, यानी कि अगर हम लोग ऐसा बात करें कि मान लीजिए ये 10 ग्राम है और ये 20 है, तो अगर ये 15 ग्राम है तो अपने आप ये HCl 15 ग्राम आएगा, क्योंकि टोटल जो मास ऑफ रिएक्टेंट वो 30 है और इधर भी 30 होना ही है। तो वो होगा, वो फिक्स है, दोनों तरफ का मास इक्वल होगा, ये फिक्स है अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन। और जब ये अगर मास कंजर्व है तो दोनों तरफ आपको एटम्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर वो एटम्स इक्वल नहीं कीजिएगा तो लॉजिकली आप समझ लीजिए कि अगर बेरियम इधर 1 है और इधर 2 हो जाए तो ये अपने आप में ही आपको पता चल जाएगा कि ये अनबैलेंस्ड है। इसलिए मास को कंजर्वेशन में ध्यान में रखते हुए हमको इसको बैलेंस करने का ज़रूरत पड़ता है, यही कारण है
कि हम लोग इसको बैलेंस करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 5th नंबर जो सवाल है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। याद देखिए पहले आपको जो भी लैंग्वेज में लिखा होगा, इसीलिए मैं बोला था आपको कि कुछ चीज़ें आपको याद करना होगा, और वो जो रेडिकल्स मैंने आपको बताया था 9th क्लास का, वो सारी चीज़ें अगर आप याद रखिएगा तो ये सब चीज़ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस तो H2 हो गया प्लस कंबाइन विथ नाइट्रोजन N2 हो गया। ये आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन जो है N2 है, N नहीं लिखेंगे इसको। जैसे ऑक्सीजन गैस बोलेगा तो उसको हम लोग O2 लिखेंगे, O नहीं लिखेंगे, वो उसका सिंबल है ना। जैसा ये नेचुरल। अब अमोनिया का फार्मूला आता है NH3। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 हो गया तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ 3 कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया H2S प्लस बर्न्स इन एयर O2, और ये क्या देगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2। तो अब इसको जैसे कि जैसा जैसा लिखा अब उसको हम लिखते चले गए। अब बाई चांस आपको लगेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको याद होते जाएगा। प्लस आयंस का अगर आप ध्यान में रखिएगा तो हाइड्रोजन +1 होता है, H2 माइनस होता है, इसलिए ये इधर करके ये मतलब नॉर्मल। एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मल हम लोग को क्लास 10th के लिए कुछ याद करके और रेडिकल्स याद कर लीजिएगा तो आसानी से जितने भी आपके सिलेबस में जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनके फार्मूला लिखना है जो वो आसानी से हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लिए, तब इसको हमको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन का टेंशन लेना नहीं है क्योंकि ये जो है ये सिंगल में है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3। तो 3 के लिए आपको हम बताए थे कि 3 लाने के लिए आप यहाँ 3/2 कीजिएगा और उसके बाद फिर फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो अपने आप देखिएगा कि ये बैलेंस होके आ जाएगा 2H2O 3O2 2H2O प्लस 2SO2। ये आपका बैलेंस हो गया, आप इसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। अब देखिए धीरे धीरे प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ होते चला जाएगा। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, तो देखिए बेरियम जो है बेरियम होता है 2+ और Cl होता है माइनस, तो इसका फार्मूला अपने आप हो जाएगा BaCl2 प्लस रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट। बहुत अच्छा, Al2 एंड SO4 कैसे भाई, तो एल्युमिनियम जो है ये देखिएगा तो Al3+ होता है और सल्फेट होता है SO4 2-। एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए आपने याद किया या याद करने में आप मिस कर जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं हो रहा, तो जैसे जैसे सवाल में जो जो आते जा रहा है रेडिकल्स उसको याद करते जाइए। मैं यहाँ पे बताते चले जा रहा हूँ। जैसे बेरियम का Ba2+ है, आपको यही चीज़ जनरली रिपीट होते चला जाएगा। तो एल्युमिनियम कभी भी आएगा तो 3+ में आएगा, सल्फेट कभी भी आएगा तो 2- में आएगा। अब ये इसका फार्मूला हो गया। अब प्रोडक्ट जो है वो बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो सिंपल है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका 3 है इसका 1 है, तो AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट बेरियम सल्फेट, तो दोनों का 2 है तो BaSO4। कैसे, तो चूंकि Ba2+ है और SO4 2- है, दोनों का 2 है और दोनों कॉमन है, तो मैं बताया था कि जो कॉमन होगा वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा BaSO4। अब इसको हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ 2 है तो हम लोग यहाँ 2 दे देते हैं, एल्युमिनियम 2 हो गया, ये 2 गया। लेकिन यहाँ जो है सल्फेट 3 है तो हम यहाँ पे 3 देते हैं। सल्फेट का हम बात किए, याद रखिएगा, अलग अलग भी बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए मान के चलिए 3 से ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ सल्फेट, ये सल्फेट का आयंस यहाँ 3 है, तो हम 3 से किए तो सल्फेट 3 हो गया। अब यहाँ बेरियम 3 हो गया तो बेरियम को हम 3 से माइनस किए, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या हो गया, क्लोरीन 3 × 2 6, और यहाँ अपने आप देखिए कि 3 × 6, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो आप जैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पूरा आइडिया लगने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे सल्फर को लेके भी चल सकता था, तो 3 सल्फर है इसलिए इसको हम बैलेंस किए, यानी कि इसमें आपको डरना नहीं है।
आप कोई चीज़ लेके उसको बैलेंस कीजिए, और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ एक और चेंज करने का है, क्योंकि ये सिंपल बैलेंसिंग ही आपसे पूछेगा, तो मुश्किल से मुश्किल ये 2 to 5 तक आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, उतना में ही हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आप आगे जब देखिएगा तो 20, 25, 50, 60 ये सबसे भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू रूल, दैट मीन्स कि मैंने जो आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो उस रूल से चलेंगे तो उतना जो है बड़े बड़े इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर्स का वो ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हम लोग को हीट एंड ट्रायल में मुश्किल से 2 to 10, बहुत ज़्यादा होगा तो कभी 10 आएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है और गलत करने से भी नहीं डरना है, क्योंकि जितना जल्दी आप जितना ज़्यादा आप गलत कीजिएगा, उतना आप उसको सुधार करने का आपको आदत होगा, और फिर धीरे धीरे आप पकड़ लीजिएगा कि अच्छा ऐसे होगा। फिर अब नेक्स्ट में चलते हैं पोटेशियम मेटल। तो के हो गया, रिएक्ट्स विथ वाटर H2, प्रोडक्ट में बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो देखिए ये लिटरेचर लिख दिया, और हमको अगर आइडिया है, जैसे KOH का जो मैंने फार्मूला लिखा, चूंकि पोटेशियम प्लस है और OH माइनस होता है, दोनों वन है, इसीलिए KOH, तो आराम से हम लिख दिए। अब इसको बैलेंस करने का बात है, तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ, तो इसको ऐसा हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 से कर देते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, पोटेशियम 1 है, यहाँ इधर 2 है, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी बैलेंस हो गया। बहुत आसान है, यानी कि जैसे ही आपने फार्मूला अच्छे से लिखा, बैलेंसिंग का आपने प्रैक्टिस किया है, तो ये आसानी से सॉल्व होते चला जाएगा। नेक्स्ट, अब 6 नंबर में डायरेक्ट आपको दे दिया मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट का। ये लिटरेचर में भी दे सकता था, जैसे इसी का अगर लिखता तो वो बोलता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट व्हेन नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गिव प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। बस अब उसके बाद इसका फार्मूला लिखने का बात हो जाता। तो इसका लगता है मैंने पहले भी बैलेंसिंग में बनाया, लेकिन चलिए फिर से आ गया, तो इसको फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लें कि नाइट्रोजन आयंस यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2 4 हो गया, तो हम क्या किए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का जहाँ तक बात है, तो ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 3 6 और 2 8, 2 यहाँ भी है, और यहाँ कितना हो गया 2 और 3 3 6 2 8, ये भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो अगर आप गौर से देखिएगा तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 है, तो इधर भी 4 है। आप नाइट्रोजन का देखिएगा, इधर में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का बात कीजिएगा तो 6 और 2 यहाँ टोटल 8 है, तो इधर भी आप देखिएगा 6 और 2 8 है। कैल्शियम दोनों तरफ 1 है, और यही 4 एटम जो है, 4 एलिमेंट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो ये बैलेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से ये बैलेंस होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने सही तरीके से जो मैंने कहा वो करते जाइएगा, तो आप ये जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए Na2SO4 बन गया और H2O बन गया, तो गौर से देखिएगा, तो सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा कीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि सोडियम 2 है, इधर भी 2 हो गया। अब यहाँ गौर करने वाला बात है कि ऑक्सीजन कितना है यहाँ, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, डेट मीन्स 6, और इधर कितना है तो 4, और यहाँ 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 4 और 2 6। हाइड्रोजन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 2 और 2 4, और इधर देखेंगे तो 2 2 4। सल्फर का बात करेंगे तो 1 और इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है। देखिए आसानी से बैलेंस्ड हो गया। यानी आप डरिए नहीं कि जो आप जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादातर देखिएगा कि उसी से हो जा रहा है बैलेंस। हाँ, अगर एक गलत होता है तो उस डिजिट को हमको काटना है, 2 की जगह 3 या 4 करना होगा, वो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बन गया NaNO3 और AgCl। तो सोडियम अगर हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट में 1 है, तो प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन का हम देखते हैं रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब अगर हम सिल्वर का बात करते हैं तो इधर 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है।
नाइट्रोजन का बात करते हैं तो ये भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है, ये अपने आप बैलेंस है। इसलिए एक बार चेक करना जरूरी है, पैनिक नहीं होना है। ये विद इन 5 to 10 सेकेंड आप चेक करके इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट है 6 नंबर का, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 और HCl बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर 1 है तो इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। बस एक केवल यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हम लोग और बैलेंस हो गया। आप फिर से देखिए, आपका जो नेक्स्ट सवाल है उसमें फिर बोलता है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया आपको कि ये डायरेक्ट केवल लिख दिया है, तो आपको इसका फार्मूला लिखने आना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम 2 प्लस होता है, ये OH माइनस होता है, तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इन जनरल हम लोग सब जानते हैं CO2। कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3 प्लस वाटर तो H2O। कैल्शियम का हम लोग जानते हैं कि Ca2 प्लस होता है और इसका Ca3 2 माइनस होता है, तो दोनों 2 कैंसिल हो गया, इसलिए CaCO3। अब इसको हम लोग बैलेंस करने का बात करते हैं। तो कैल्शियम तो इधर बैलेंस दिख रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से, चलिए करते हैं। तो यहाँ 2 है और 2 इधर 4, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो 3 है और एक 4, ये भी बैलेंस है। अच्छा चलिए लिखते हैं कैल्शियम 1, इधर भी 1 है उधर भी 1 है। ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 और इधर भी 2 है। अब हम बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन इधर 1 है और इधर भी 1 है, ये अपने आप बैलेंस है। वेरी गुड, ये अपने आप बैलेंस है, केवल आपने अगर फार्मूला सही से लिख दिया तो ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गया जिंक, तो जिंक आ गया तो Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3। अब ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर जो होता है वो Ag प्लस होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस होता है, दोनों 1 1 है, तो फार्मूला ऐसे लिख गया जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर Ag। अब क्या है, जिंक जो होता है वो Zn प्लस होता है जनरली, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस हो गया। तो इसी तरीके से आप अगर लिख देंगे तो आपको सिंपल अब बैलेंस करना है। इसमें सिल्वर भी अकेला है, ये भी अकेला, तो हम लोग को केवल नाइट्रोजन और उसमें, क्योंकि ये सिंगल है, जिंक का भी टेंशन नहीं लेना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्ट में सिल्वर है, इसका भी टेंशन नहीं लेना है। तो हमको टेंशन लेना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, तो पूरा होल अगर नाइट्रेट का बात करें तो यहाँ 2 है नाइट्रेट यानी NO3 और यहाँ NO3 1 है, 2 कर दिए। और अगर आप दूसरे तरीका से सिंपल में समझें तो 2 से मल्टीप्लाई है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो नाइट्रोजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर आप देखना स्टार्ट करें तो सिल्वर इधर 2 हो गया और इधर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 6 है तो यहाँ भी 6 है। जिंक 1 है तो उधर भी 1 है, ये बैलेंस हो गया। Zn2HNO3 प्लस प्रोडक्ट हो जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H। अब यहाँ पे बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो देखिए एल्युमिनियम का होता है 3 प्लस, कॉपर क्लोराइड Cu होता है 2 प्लस, Cl माइनस होता है। तो उस तरीक़ा से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो Al प्लस कॉपर क्लोराइड हो गया, CuCl2 प्रोडक्ट बन गया, AlCl3 एंड प्लस कॉपर। अब कॉपर का चिंता करना नहीं, ना एल्युमिनियम का करना, केवल क्लोरीन का करना है। तो क्लोरीन को यहाँ 2 है और इधर 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 से कर देते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम यहाँ से 2 हो गया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉपर यहाँ 3 हो गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बैलेंस हो गया। आप चेक करके देख सकते हैं, एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। कॉपर रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 हो गया। क्लोरीन रिएक्टेंट में 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 हो गया, बैलेंस हो गया। तो अगर आपने फार्मूला सही से लिख लिया तो बैलेंस करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग लास्ट जो प्रॉब्लम है उस पर आते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4
क्योंकि पोटेशियम +1 होता है और हम लोग इतना डिस्कस किए तो SO4 2- होता है, बेरियम 2+ होता है और Cl- होता है। अगर आप ये आयंस आप याद किए तो आपको एकदम याद रहेगा, नहीं तो इसके साथ भी याद करते चले जाए। अब यहाँ फिर हो जाएगा BaSO4 एंड पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा KCl। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो BaCl2 है, तो Cl2 है, जबकि यहाँ 2 नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए तो बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, इधर प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन का बात करते हैं तो 2 है, तो प्रोडक्ट में भी 2 है। पोटेशियम 2 है, तो यहाँ भी 2 हो गया। सल्फर 1 है, तो इधर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी 4 हो गया। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये बैलेंस हो गया। तो जो प्रॉब्लम्स का मैंने बात किया वो प्रॉब्लम सब हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीक़ा से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी बनता है कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उसको, तो कलर हमको याद रखना उतना नेसेसरी नहीं है। उसी तरीक़ा से हम लोगों को स्टेट का जानकारी भी रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये दे देता है तो ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग जान लें। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसको S लिखिएगा, अगर वो गैसियस स्टेट में रहेगा तो उसको G लिखिएगा, अगर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसको L लिखिएगा। और एक चीज़ बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन लिखता है तो उसको हम लोग एक्वस लिखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रिएक्शन को मैंने पहले बैलेंस किया। अब आयरन सॉलिड में तो सॉलिड लिखा गया, H2O गैस में है तो गैस लिखा गया। अब देखो ये यहाँ H2O गैस, आप समझिए वाटर का तीनों फॉर्मेट है। अगर ये सॉलिड है दैट मीन्स कि ये आइस है, अगर ये गैस है दैट मीन्स कि ये स्टीम है, और अगर ये लिक्विड है दैट मीन्स कि आप जान रहे हैं कि ये जो हम लोग पानी पीते हैं वो है। तो जो सिंबल देगा उस हिसाब से ये हमको समझ में आएगा। और यहाँ Fe3 सॉलिड बना और यहाँ H2 गैस बना, और यही गैस जो है इसके ऊपर ऐसे एरो मिल जाता है दैट मीन्स कि ये निकल जाएगा। तो क्या है ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं और से नहीं, मैं आपके NCERT बुक से ही उठाया हूँ। क्या लिखा हुआ कि यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। मतलब अगर स्पेसिफाई देम करने के लिए बोला गया है तब हम लोग लिखेंगे, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे गैस लिख देगा तो G है सिंबल, सॉलिड लिखेगा। जैसे कोई चीज़ अगर प्रिसिपिटेट लिख दिया तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड नीचे बैठ गया, तो वो प्रिसिपिटेट नीचे बैठ गया तो दैट मीन्स कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा। कोई चीज़ लिखेगा कि ये उड़ गया तो उड़ेगा दैट मीन्स गैसियस फॉर्म में है। अगर कोई बोलता है कि इट्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन तो वो आपका एक्वस लिख देना होगा उसमें। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी रिएक्शन में एक्स्ट्रा चीज़ दिया रहता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ रहता है। जैसे ये दिया हुआ प्रेशर, कोई भी रिएक्शन जो है एक टेम्परेचर और प्रेशर के साथ रिक्वायर्ड। जैसे अगर हम नेचुरल बात करते हैं नॉर्मल RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP पे अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है मतलब वो उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस को, और प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब जो इन्वायरमेंट में हम लोग घूमते हैं उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है या टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, इसलिए उस चीज़ को अगर ज़्यादा दिया रहता है तो समझ लीजिए कि वो इंडिकेट करना पड़ता है। तो इसको भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ रिएक्शन में तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जरूरत पड़ा है इस रिएक्शन को होने में, यानी कि जो नॉर्मल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे 340 गुना ज़्यादा देना पड़ा हमको। अब ये देखिए, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन आपका प्लांट में होता है, और ये प्लांट में जो होता है इसी से जो भी प्लांट है वो कह सकते हैं कि एनर्जी लेता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या दिखा रहा है, और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है कि सनलाइट एंड आपका क्लोरोफिल दिया हुआ है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल
क्यों दिया गया है, ये चीज़ को हमको जानना है। तो ये नॉर्मल ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस जो कहलाता है, इसमें जो सनलाइट है ये बता रहा है कि यहाँ टेम्परेचर हमको ज़्यादा का ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट से CO2 है उसको और वाटर को अर्थ से लेके वो प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का आपको फार्मूला है C6H12O6, और इसी के रूप में हम लोग के पास एनर्जी होता है। जो ये लास्ट फॉर्म है ये ग्लूकोज ही बनता है। और O2 गैस, ऑक्सीजन, जो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट है, जो बोला जाता है कि इन्वायरमेंट को अगर बैलेंस रखना है तो प्लांट को लगाया जाए क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। तो वो यही रिएक्शन है जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो एनर्जी भी लेता है। तो यहाँ सनलाइट हो गया टेम्परेचर का, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का जरूरत पड़ रहा था, ये नॉर्मल प्रेशर में काम होता है, लेकिन सनलाइट इसके लिए ज़रूरत होता है। यानी सूर्य से ये एनर्जी को लेता है और उसको फिर जो है इन्वायरमेंट के CO2 और अर्थ से H2 को लेके ग्लूकोज यानी एनर्जी इसको बोल सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे जितना भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो अल्टीमेटली टूट के ग्लूकोज में ही बनता है। यही कारण रहता है कि बोला जाता है कि जब आप थके हैं तो ग्लूकोज पी लीजिए, क्योंकि आप अगर कुछ खाना खाते हैं तो वो अंदर बॉडी में जाके टूटता है और टूटते टूटते वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज बनता है। लेकिन जब आप डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं तो वो आपको मतलब जो टूटने का टाइम टेकिंग है वो ख़त्म हो जाता है और आपको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाता है। तो जो प्लांट है वो यही करता है। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ये कहलाता है आपका कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के बारे में आपको पूरा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मैं कि ये जो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन ये उस रिएक्शन को स्पीड कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो उस चैप्टर को पढ़कर एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन उस चैप्टर को ख़त्म करने में स्टूडेंट की मदद करते हैं, इसलिए वो कैटलिस्ट कहलाए, है ना। जैसे कि अगर ये चैप्टर स्टार्ट करने में स्टूडेंट सोच रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वो क्लास में पढ़ लिया या वीडियो के थ्रू पढ़ लिया तो उसका स्टार्ट हो जाता है और एक स्पीड के साथ वो ख़त्म भी होता है। तो ये कैटलिस्ट कहलाता है। कैटलिस्ट का बहुत जगह एग्जाम्पल है इन जनरल लाइफ में। जैसे मान लीजिए कि कहीं गली में रोड बनना है, तो रोड बनना है तो जो भी समाज सेवी हैं या जो रियल में लीडर हैं वो जाकर उसका कंप्लेन करते हैं, बताते हैं लोगों को, जो भी इसका मतलब हेड होता है बनाने वाला, कि यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ रोड बनाया जाए। तो वो क्या होता है कि वो रोड बनाते नहीं है लेकिन बनवाते हैं और उसमें वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप देख लीजिएगा, ये सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो जो मैंने चीज़ें बताए उसको देखिए, जो एक्सरसाइज बताया है वो उसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं जो इसके बीच का जो क्वेश्चन छूट गया है जो बुक के अंदर में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करूँगा और आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि जो क्वेश्चंस है जो बुक के बीच में दिया हुआ एक्सरसाइज नहीं, मतलब बुक के बीच में, वो आप देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को पढ़ के आइए और उसके फिर आगे मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताऊंगा। थैंक यू।